हेलो डियर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक ओवरव्यू लेकर के आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना चाहिए और मेन इस चैप्टर का मोटिव क्या है। ठीक है, इसका अहमियत क्या है। सबसे पहली बात यार, आप लोग कोई भी चीज पढ़ाई करते हो, चाहे मैथ हो या फिर साइंस हो, ठीक है, आप लोग डायरेक्टली चैप्टर पे एंटर कर जाते हो। ठीक है, ये गलत बात है। सबसे पहली बात, आप लोगों को चैप्टर का अहमियत को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में इस चैप्टर में क्या है और कैसे कैसे हम लोग को फर्दर आगे पढ़ना चाहिए। इसका एक फ्लो चार्ट आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, खैर देखो, अभी हम लोग का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात आप लोग देखो कि यहाँ पर वेरिएबल्स लिखा हुआ है। तो वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? तो दो टर्म होता है, एक होता है वेरिएबल्स और एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल्स उसको बोलते हैं जो टाइम के साथ चेंज करे, वैरी करे। ठीक है, और कांस्टेंट उसको बोलते हैं जो टाइम के साथ वैरी ना हो, चेंज ना करे। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू हो, फिक्स वैल्यू हो, ठीक है, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। और मैथमेटिक्स में कांस्टेंट को हम लोग ए बी सी डी ये सभी से रिप्रेजेंट करते हैं और वेरिएबल्स को एक्स वाई जेड से। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक उसी तरह से फिर लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। बोले ये क्या है? ये भी आप लोग यार बचपन में पढ़े हो। हाँ, बचपन में इन द सेंस कहने का मतलब है 9 और 8 क्लास में। ठीक है, आप लोग को टीचर पढ़ाए होंगे कि बेटा जब भी किसी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 1 हो तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे सपोज एक इक्वेशन अगर लिखूं तो ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो दिख रहा होगा कि यहाँ पर a और b तो कांस्टेंट है, इसमें कितना वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है, और उस वेरिएबल में इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। ठीक उसी तरह से अगर एक और इक्वेशन लिखूं ax प्लस बी वाई इज प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए बी सी तो कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल्स कौन कौन सा है? एक्स है और वाई है। देखो इस एक्स का भी मैक्सिमम पावर 1 है और इस वाई का भी मैक्सिमम पावर 1 है, दोनों वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। बोले फिर फर्क क्या है? फिर दोनों तो लीनियर इक्वेशन है, दोनों तो अलग अलग लग रहा है। फर्क क्या है मैं बताता हूं। देखो, इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। ठीक है, इन वन वेरिएबल। ठीक है, और ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल है ना, एक्स और वाई। क्लियर है ये बात? देखो, अच्छा, मैक्सिमम पावर इन द सेंस डिग्री, आप लोग को टीचर ये भी बताएंगे कि डिग्री बोलते हैं उसको। ठीक है, वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर को बोलते हैं डिग्री। ठीक है, कि डिग्री कितना है, ये आप लोग बहुत ही निकाले होंगे बचपन में। ठीक है, तो जिसका डिग्री अगर 1 होगा उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, जिसका डिग्री 2 होगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और जिसका डिग्री अगर 3 होगा तो उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। ये आप लोग को पता है। फिलहाल के लिए हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, तो ये तो समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है। सबसे पहले तो वो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इट मींस जो वेरिएबल्स है उसका मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, जो कि है। ठीक है, और इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई, इसलिए इस चैप्टर का नेमिंग क्या पड़ा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन अभी भी पूरा चैप्टर तक पहुंचे नहीं है, यहाँ पर पेयर ऑफ भी लिखा हुआ है। तो पेयर मतलब होता है जोड़ा, है ना। इट मींस यहाँ पर दो इक्वेशन होगा ऐसा ऐसा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ऐसा ऐसा होगा, देख लो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन होगा अपने पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा ऐसा जो है दो इक्वेशन होने वाला है। ठीक है, बोले अच्छा दो इक्वेशन देगा, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन इसमें हम लोग को करना क्या है यार? ठीक है, मेन मोटिव तो यही है समझना कि इस चैप्टर में हम लोग को करना क्या है, करेंगे क्या इसमें। तो देखो क्या करना है मैं बताता हूँ यार। आप लोग एज्यूम करो कि आपके पास दो लाइन है और दोनों लाइन का इक्वेशन गिवन है। ठीक है, सपोज ये पहला लाइन और ये दूसरा लाइन। तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है? एक तो कंडीशन हो सकता है कि दोनों लाइन पैरेलल चला जाए। ठीक है, एकदम कहीं इंटरसेक्ट ना करे, कहीं इन दोनों लाइन का मिलन हो ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरा कि दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे मिलेगा, फिर फर्दर जो है दोनों एकदम आगे बढ़ते चला जाएगा, फिर कभी मिलन नहीं होगा, मतलब एक पॉइंट पे मिलने वाला है। और तीसरा कंडीशन हो सकता है दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपक जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, और ऐसा हो जाए। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हो सकता है। तो हम लोग इक्वेशन को देख के कैसे जज कर सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है? बस इसी चीज को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलो ये मोटिव तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो और भी समझाते हैं। चलो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा, ये तो मेरा गारंटी है। देखो ध्यान दो। अच्छा, अगर मेरे पास दो लाइन है तो हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो उसका दोनों लाइन का सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होगा जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, और इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और दूसरा हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर चिपक जाए, इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आ गया, मतलब यहाँ पर देखो बहुत सारा कॉमन पॉइंट आएगा जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और तीसरा होगा पैरेलल, मतलब इन दोनों का कोई भी एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब उसमें कोई भी सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर बोलूं तो दो ही पार्ट आ सकता है। बोले अच्छा, दो पार्ट कौन कौन सा? पहला पार्ट आ सकता है, देखो सबसे पहली बात यहाँ इक्वेशन लिख देता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन अपने पास गिवन होगा। अब इसी से हम लोग को जज करना है कि बताओ ये दोनों लाइन कैसा होगा।
ठीक है, कैसा होगा इन द सेंस, मतलब वो इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब दोनों का सॉल्यूशन निकलेगा कॉमन या फिर नहीं निकलेगा, दो ही चीज हो सकता है। ठीक है, तो एक को बोलते हैं कोइंसिडेंट, सॉरी कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। तो जिसका सॉल्यूशन निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। और एक हो सकता है जिस दोनों लाइन का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होगा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, एकदम शॉर्ट में आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। देखो, तो सॉल्यूशन यार कब निकलेगा, दो लाइन का बताओ जल्दी। ठीक है, एक तो कब निकलेगा, जब दोनों लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पे, तो एक ही सॉल्यूशन होगा। इसको हम लोग बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट में दो कंडीशन आ सकता है। ठीक है, बोले दो कंडीशन, कौन कौन सा, देखो समझ में आ जाएगा आप लोग को। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे। ऐसे देख लो, ये अपने पास L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, तो देखो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो यहां लिख दे रहा हूं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइन जो होगा इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। बोला हाँ बात तो सही है, क्यों यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा कैसे पता करेंगे लाइन का इक्वेशन देख करके कि वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो रेशियो से हम लोग देख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा इसमें। ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो ये अगर कंडीशन होगा तो आप लोग समझ जाना कि वो एक्चुअली में इंटरसेक्टिंग का कंडीशन है। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जो कि कोइंसिडेंट लाइन होगा। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, बोले कैसे, देखो एक लाइन ये L1 होगा और दूसरा लाइन ये L2 होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएगा। बताओ, ये बहुत सारा ऐसा पॉइंट आएगा जो दोनों लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इनफाइनाइटली इसमें मैनी सॉल्यूशन होने वाला है। तो कैसे पता करेंगे यार इक्वेशन को देख करके, तो इसमें बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि सबका रेशियो बराबर होगा, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अभी मैं आप लोग को एग्जाम्पल भी दूंगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट में जिसका सॉल्यूशन हो, जिसका दो पार्ट है, या तो एक सॉल्यूशन निकले या फिर बहुत सारा सॉल्यूशन निकले, दो ही पार्ट हो सकता है। कभी एक दो लाइन क्या दो बार कट कर सकता है क्या, देखो एक लाइन ऐसे गया फिर क्या ऐसे टेढ़ा होकर के कट जाएगा, नहीं, या तो एक पॉइंट पे कट करेगा या फिर दोनों एक ही साथ चलेगा, जो कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। बस यही दो कंडीशन है जिसमें सॉल्यूशन निकलेगा। और सॉल्यूशन नहीं निकलने का मतलब यह है कि इसमें पैरेलल लाइन होगा। कौन सा, पैरेलल लाइन। ठीक है, जब एक लाइन ये रहा L1 और ये रहा L2, मतलब वो जीवन में कभी भी मिलन नहीं होगा इन दोनों का। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा लाइन का इक्वेशन देख करके दोनों का, बोले पता कर सकते हैं कैसे, इसका रेशियो जो होगा a1/a2 और b1/b2 ये तो बराबर होगा, बट c1/c2 जो है इक्वल नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये अपना पैरेलल लाइन का कंडीशन है। चलो एक एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग समझना। देखो, अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये 4x + 6y + 10 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है। तो जरा बताओ यार ये कौन सा है, अगर इंटरसेक्टिंग होता तो a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होता। देखो तो a1/a2 कितना है, 2/4, देख लो 2/4, मतलब ये आंसर आ जाएगा 1/2। 3/6, देखो b1/b2 निकाल लो, चलो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, देखो बढ़िया से। अगर a1/a2 निकालूं तो 2/4, जो कि आ जाएगा 1/2। उसी तरह से अगर b1/b2 निकालूं, b1/b2 तो 3/6, ठीक है, जो कि ये भी 1/2 आएगा। उसी तरह से c1/c2 निकालो तो 5/10, जो कि 1/2 ही आएगा। तो देखो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का तीनों बराबर है, इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन होगा, मतलब इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को समझ में आना चाहिए। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता तो इसमें हम लोग बोलते हैं ये इंटरसेक्टिंग का कंडीशन है। ठीक है, मतलब इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, जिसमें पैरेलल लाइन होता है, इसका कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। चलो इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, सपोज 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0, और सपोज ये दे दिया 4x + 6y + 11 इज इक्वल टू 0। देखो a1/a2 इसमें 1/2 आ रहा है और b1/b2 भी 1/2 आ रहा है, मतलब a1/a2 और b1/b2 बराबर है, बट c1/c2 बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये पैरेलल लाइन है, इसका मतलब इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अच्छा, कोइंसिडेंट लाइन का दे दो यार,
ठीक है, ये तो कोइंसिडेंट लाइन का एग्जांपल था, देख लो, समझ सकते हो आप लोग। और यूनिक का क्या होगा, देख लो यहाँ पर दे देता हूँ, सपोज 2x + 3y + 5 = 0 और ये 4x + 5y + 7 = 0। देखो a1/a2 1/2 आ रहा है और b1/b2 3/5 आ रहा है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो सिंपल सा बात है। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन को सॉल्व करने का अगर बोला जा रहा है कि वो यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दो मेथड होता है, एक होता है अपने पास सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है। ठीक है, और आगे चल करके मैट्रिक्स मेथड भी होता है, खैर उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हायर क्लास के बारे में। तो फिलहाल के लिए दो मेथड आप लोगों को समझ में आना चाहिए, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। ये दो मेथड के बारे में जो है हम लोग को जानना चाहिए कि कैसे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, लाइन का इक्वेशन को देख के ही हम लोग जज कर लेंगे कि एक्चुअली में वो लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसिडेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो, इट मींस पैरेलल लाइन। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।